हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र। वेलकम टू एजुकेशन पावर हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आरबीआई। जैसा कि मैंने बताया था, मैं हर एक टॉपिक को कवर करूँगा बारीकी से। तो आज मैं लेके आया हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी हम देखेंगे आरबीआई कैसे फंक्शंस करता है, क्या क्या पॉलिसी है, कब फॉर्म हुआ, कौन गवर्नर है, कौन डिप्टी गवर्नर्स रहे हैं। तो सारे फैक्ट्स जानेंगे आज हम। तो इसके लिए चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हाँ दोस्तों, मैंने डीआरडीओ की भी एक वीडियो बनाई थी। अगर जो नए हैं उन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज़ डीआरडीओ को मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको जाके ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों, मेरे साथ शुरू करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सामने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस दिख रहा होगा। तो चलिए और जानते हैं इसके बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जब आरबीआई आप जब बना भी नहीं था, आप यकीन मानिए हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही आरबीआई फॉर्म हो चुका था। आरबीआई का फॉर्मेशन शायद ही किसी एग्जाम में कोई पूछेगा। आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935। लेकिन 1 अप्रैल 1935 से पहले जितने भी बैंक्स थे, तो उसको कौन देखभाल करता था उनकी, उसका नाम था ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में फॉर्म हुआ था। इसमें मैंने इंग्लिश में नोट्स बनाए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ बताना जिनको भी हिंदी में समझाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ये मैंने लिखा है, व्हेन आरबीआई वाज नॉट इस्टेब्लिश्ड देन सेंट्रल बैंक नेम वाज। जब आरबीआई जब तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, उससे पहले जो बैंक था, सेंट्रल बैंक जो था, उसका क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद एक कमीशन आया जिसका नाम रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। सब लोग इसको हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस को किस नाम से और जाना जाता है। तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं कि ये कौन सा कमीशन है। नहीं, इसी का नाम हिल्टन यंग कमीशन है, जो कि 1920 में आया था। और उसने रिकमेंड किया था आरबीआई बनाने के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए रिकमेंड कब किया था? 1926 में। और 1926 में रिकमेंड करने के बाद 1934 में, देखो दोस्तों, उस टाइम पे इतना स्लो प्रोसेस था कि 1926 में उन्होंने रिकमेंड किया उस कमेटी ने आरबीआई के लिए। और उसके बाद 1934 में एक एक्ट आया जिसका नाम था आरबीआई एक्ट। मैंने एक्ट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। एक्ट बनता है जब पार्लियामेंट में पास हो जाए, और उससे पहले क्या कहलाता है वो? बिल। 1934 में एक्ट आया और आरबीआई को फॉर्म किया गया 1 अप्रैल 1935 में। और एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी। देखिए, हिंदी में बताता हूँ मैं। वैधानिक संस्था और संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था वो संस्था होती हैं जैसे कि जो संविधान में लिखी गई हो, वो सारी संस्थाएं संवैधानिक। और जो एक्ट पास करके बनाई जाती हैं उनको हम वैधानिक संस्था बोलते हैं, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी। तो जैसे कि आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, तो एक नटसेल आपको ध्यान में रह गया होगा कि 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1920 में एक कमीशन आया जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, और 1926 में इसको आरबीआई के लिए रिकमेंड किया गया। और आरबीआई एक्ट 1934 में
और 1 अप्रैल 1935 को फाइनली आरबीआई बना दिया गया। और आरबीआई को नेशनलाइज्ड कब किया गया? 1 जनवरी 1949। आप लोग इस चीज को रट्टा मार लोगे कि आरबीआई को नेशनलाइज या राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया, लेकिन नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकरण किसको बोलते हैं? क्योंकि जब ये 1935 में आरबीआई फॉर्म हुआ था तब ये एक प्राइवेट एंटिटी थी। तो प्राइवेट एंटिटी यानी गवर्नमेंट का इसमें कोई भी स्टेक नहीं था, 1 भी %। लेकिन नेशनलाइज करना उसको बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण करना उसको बोलते हैं जब एक प्राइवेट एंटिटी किसी यानी गवर्नमेंट जब उस प्राइवेट एंटिटी को 100% स्टेक होल्डर बन जाए, यानी उसको 100% एक्वायर कर ले, तो क्या बोलते हैं उसको? नेशनलाइज किया गया। यानी गवर्नमेंट के देख रेख में ये आ गई थी कब? 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जो है, वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का इसका फाइनेंशियल ईयर रहता है। इसका जब फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे हेडक्वार्टर था कोलकाता में, यानी वेस्ट बंगाल में। लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पे? मुंबई में। ये सब था दोस्तों इसके बारे में स्टेट पोर्शन यानी स्टैटिक पोर्शन, जो आप लोगों को याद रखना है। शायद किसी एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन हाँ, आप लोगों को ये सब चीज़ पता होना चाहिए। अब आते हैं हम इसके गवर्नर के ऊपर। इनमें जो आरबीआई का हेड होता है उसको गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। जो अभी फिलहाल गवर्नर है वो है शक्तिकांता दास जी। अभी फिलहाल कौन गवर्नर है? शक्तिकांता दास। लेकिन कई बार एग्जाम में, बहुत एग्जामों में ये पूछा गया है कि फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के कौन थे, तो उनका नाम है सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ। और सेकंड गवर्नर ऐसे पढ़ लो, लेकिन जरूरी नहीं एग्जाम में पूछा जाए, इसका नाम है जेम्स टेलर। लेकिन जो थर्ड गवर्नर थे वो पहले भारतीय गवर्नर बने थे, उसका क्या नाम है? सीडी देशमुख। ये पक्का दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। हाँ, इनका कार्यकाल ऐसे देख लेना 1943 से 49 तक। किसी एग्जाम में शायद ना भी पूछा जाए, लेकिन हाँ ऐसे देखना जरूरी है आप लोगों को। लेकिन जो फर्स्ट फीमेल डिप्टी गवर्नर थी, इसमें डिप्टी गवर्नर की भी पोस्ट होती है। डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो उनका क्या नाम था? केजे उदेसी। जो फर्स्ट फीमेल डिप्टी गवर्नर थी केजे उदेसी। अभी फिलहाल जो डिप्टी गवर्नर है ये हैं 4 पोस्ट होती हैं डिप्टी गवर्नर की। इसमें इनका नाम क्या क्या है? NS विश्वनाथन, BP कानूनगो, MK जैन। जो 4 नंबर के माइकल जैन है, इसके बारे में शायद क्वेश्चन आ जाए कहीं किसी एग्जाम में, क्योंकि ये अभी अभी वायरल नहीं है, ये विरल वी आचार्य, उन्होंने उनके रिटायरमेंट के बाद अभी माइकल जैन आए हैं, ठीक है। तो ये 4 हमारे डिप्टी गवर्नर थे। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ओके, अभी मैं चलता हूं इसके आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो पॉलिसी बनाता है, जो मतलब एक डायरेक्टर के रूप में काम करता है आरबीआई में। देखो एम्प्लॉइज तो बहुत ज़्यादा है इसमें ना, लेकिन एक एज ए डायरेक्टर काम कितने मेंबर करते हैं? इसमें टोटल 21 है। गवर्नर 21 का ब्रेकअप इस प्रकार है। एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 4 बोर्ड डायरेक्टर होते हैं। बोर्ड डायरेक्टर यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में जितने भी इनके रीजनल ऑफिस हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आते हैं, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री से 2 होते हैं इसके डायरेक्टर, और गवर्नमेंट नॉमिनेट कितने करती है? 10, यानी 10 और 2 12 और 4 16 और 4 20 और 1 21, यानी टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने हैं? 21। इनका ब्रेकअप प्लीज याद रखना कि कैसे कैसे है। आगे चलता हूं मैं।
इसमें एक होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है? एमआरएस का। एमआरएस के तहत आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व होना जरूरी है। यानी रिजर्व मतलब भंडार, यानी स्टॉक एक तरीके से का, ठीक है। तो 200 करोड़ रुपए का स्टॉक होना जरूरी है। 200 करोड़ का ब्रेकअप इस प्रकार है: 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और 85 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो विदेशी मुद्रा है वो 85 करोड़ की, और 115 करोड़ रुपए का सोना। उसके बाद जो एमआरएस जो सिस्टम है ये 1957 में अडॉप्ट किया गया था, और इसी के बेस पे आरबीआई क्या है, करेंसी को इशू करता है कि कितना करेंसी हमने बनाना है, जितना रिजर्व होगा उतना ही करेंसी वो इशू करता है। ओके, एमआरएस क्लियर। अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? देखो, एक मॉनेटरी पॉलिसी आई है अभी अभी 2016-17 में, जो हमने यूएसए से ली है। वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उसमें स्पेशली यूएसए से हमने ली है। मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है टू मेंटेन इन्फ्लेशन, यानी महंगाई दर को मेंटेन करना, कि इतनी भी ज़्यादा महंगाई ना हो जाए, और इतनी महंगाई मतलब महंगाई रहे भी ना, मतलब ऐसे मेंटेन रखना है। इसका फॉर्मूला आता है 4+-2%, यानी 2 से लेकर 6% के बीच में रखना पड़ता है। इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट के, और एक गवर्नर होता है इनमें से, ठीक है। तो 6 में से एक गवर्नर होता है, और 3 आरबीआई के होते हैं जिनमें से, और 3 गवर्नमेंट के होते हैं। ओके, इसे एक फिस्कल पॉलिसी भी थी, है भी अभी भी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट होती है, ठीक है। और दूसरा काम होता है करेंसी को इशू करना इसमें। अब कितनी करेंसी छापनी है ये वो सब किसका काम है? आरबीआई का काम है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है? यही आरबीआई है, ठीक है। बैंकर्स बैंक, यानी बैंकों का बैंक कौन होता है? आरबीआई। आप और हम यानी आम नागरिक तो जाके वहाँ से लोन या पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ तो नहीं करा सकता ना, तो बैंकों के लिए कौन सा बैंक है? आरबीआई ही है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, 5वां नंबर का जो फंक्शन है इसका, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी फॉरेन जितना भी विदेशी मुद्रा है उसके कस्टडी किसके अंडर में आती है? आरबीआई के अंडर में है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट्स, यानी जब कोई भी बैंक वैंक कुछ नहीं लोन वोन दे रहा है सरकार को, या मतलब कहीं से भी, उस टाइम पे कौन लोन देगा? आरबीआई देगी, ठीक है। LOLR, बहुत बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो जितने भी फैक्ट्स मैंने लिखे हैं ये सब ऐसे ही नहीं लिखे हैं दोस्तों, ये किसी न किसी एग्जाम में आप देखना पक्का पूछे गए हैं, ठीक है। अब आरबीआई सब्सिडरीज, देखो, एक होता है होल्डर्स और एक होता है सब्सिडरीज। होल्डर्स होता है जब किसी कंपनी का पूरा स्टेक, यानी कि 100% उसका एक्वायरमेंट, उसके सब जो भी चीज़ हैं 100% किसी कंपनी के पास हो, तो उसको क्या बोलते हैं? होल्डर। देखो, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लो ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ठीक है। अब बी कंपनी का 100% ए कंपनी के पास स्टेक है, तो ये ए कंपनी जो है बी कंपनी का होल्डर हो जाएगी, ठीक है, होल्डर। और जब बी कंपनी का 51% से ज़्यादा स्टेक्स मतलब उसके जो शेयर्स हैं, उसके जो हिस्सा है, 51% से ज़्यादा बी कंपनी का ए कंपनी के पास 51% से ज़्यादा जब शेयर्स होंगे यानी हिस्सा होगा, तो बी कंपनी क्या बन जाएगी? ए कंपनी की क्या बन जाएगी? सब्सिडारीज। ओके, चलिए आगे चलता हूँ मैं। जो आरबीआई की सब्सिडारीज, यकीन मानिए दोस्तों, आईबीपीएस पीओ में तो कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई की सब्सिडारीज कितनी है। तो 3 है दोस्तों, जिनका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्प्स। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जब बैंक का जब दिवालिया निकल जाता है किसी भी बैंक का, तो आपको एक गारंटी दी जाती है कि आपका पैसा
1 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हो, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। वो अलग बात है, सरकार उस बैंक को हेल्प कर दे पैसा देकर और तब आपको पैसा मिल जाए। लेकिन जब ये कहीं पे भी देखना, आप बैंक में जाकर भी पूछ सकते हो, जब आप लोगों के पास 5 लाख रुपए अगर आपके बैंक में जमा है और बैंक का दिवालिया, यानी उसको बोलते हैं बैंकरप्सी, अगर दिवालिया निकल जाता है तो आपको केवल कितना रुपया मिलेगा? 1 लाख रुपए तक मिलेगा। हाँ, अगर आपका 10,000 रुपये जमा है तो आपको 10,000 वापस मिल जाएगा। 99,000 रुपये आपकी जमा है तो आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन 1 लाख से ऊपर जितना भी जमा है वो जब्त हो जाएगा, क्योंकि बैंक क्या हो गया? दिवालिया हो गया। तो इस गारंटी को कौन लेता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोर्प्स, जो आरबीआई की सब्सिडायरीज है। नेक्स्ट सब्सिडायरीज क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक, जो होम लोन देती है वो कौन बैंक देता है? एनएचबी। तो ये भी आरबीआई की सब्सिडायरीज है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। जितना भी रिजर्व है वो जो BRBNMPL, मैंने पहले बताया था कि जो भी मतलब करेंसी प्रिंट होती है वो आरबीआई जरूर करती है, ठीक है, मानता हूँ। लेकिन आरबीआई के अंदर भी एक प्राइवेट लिमिटेड है, वो इसको प्रिंट करती है। उसका क्या नाम है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। जो कंपनी का नाम है, प्राइवेट लिमिटेड है ये, लेकिन सब्सिडायरीज आरबीआई की है, क्योंकि इसका 51% से ज़्यादा शेयर्स किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो जो हमारी करेंसी प्रिंट करती है वो कंपनी का क्या नाम है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL। ओके, अब चलता हूं मैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, यानी जो हमारी करेंसी है, वो कहाँ कहाँ पर प्रिंट होती है? मैसूर, साल्बोनी, देवास, नासिक, इन 4 जगह हमारी जो नोट करेंसी है, क्वाइंस की बात नहीं कर रहा मैं, सिक्कों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो नोट करेंसी है वो कहाँ कहाँ पर होती है? मैसूर, साल्बोनी, देवास, नासिक। और मैंने इनके ब्रैकेट में लिखा है कौन कौन स्टेट है। मैसूर कर्नाटक में, साल्बोनी वेस्ट बंगाल में, देवास मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में। आप इसको MSDN यानी महेंद्र सिंह धोनी, इसके नाम से ये एक ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। जो मैसूर एंड साल्बोनी है ये है आरबीआई द्वारा, यानी आरबीआई के अंडर आती हैं। आरबीआई के अंडर भी BRBNMPL जो मैंने बताया, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंडर ये नोट को छापते हैं। और जो देवास एंड नासिक है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, अब गवर्नमेंट मिंट्स, जो गवर्नमेंट जो सिक्के छापती है ना, मैं आगे आपको बताऊंगा कौन सिक्के छापता है और कौन नोट छापता है, यानी किसके अंडर आते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है? सिक्के भी बनाती है ना। 1 रुपये का सिक्का, जो लोहे के सिक्के होते हैं, वो कहाँ पर है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। आप इसको MKHN से याद रख सकते हो। एक बेकार सी ट्रिक है, आप अपनी अलग से ट्रिक बना सकते हो। मेरी ट्रिक है महेंद्र कुमार का हाउस नंबर, ठीक है, MKHN, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। तो आगे चलता हूं मैं। आरबीआई वाज द सेंट्रल बैंक ऑफ, देखो जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उस टाइम पे हमारा आरबीआई कंस्ट्रक्टेड था, यानी फॉर्म्ड था। तो उस टाइम पे म्यांमार, यानी पहले बर्मा बोलते थे म्यांमार को, और पाकिस्तान और इंडिया, इन 3 देशों का ये एक ही बैंक, सेंट्रल बैंक कौन हुआ करता था? आरबीआई, ठीक है। आरबीआई का जो लोगो है उसके अंदर आपको मिलेगा टाइगर और पाम ट्री, ये 2 चीज़, ठीक है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सब जो है फैक्ट्स हैं, जो कहीं पे आपको शायद ही पता चले। तो आरबीआई के पास 2nd क्लास का एम्प्लॉय नहीं है, यानी 1st, 3rd, 4th क्लास के एम्प्लॉय हैं, ठीक है। दूसरा है करेंसी वाज नोटेड एज रेट ओनली। देखिए आपको अभी मिलता है एक ऐसा लोगो ना, ऐसा, ये अभी मिला है 2010 में, इससे पहले नहीं था, ठीक है।
तो इसको क्या है, उदय कुमार ने बनाया था, जो आईआईटी मुंबई से आईआईटी करी थी उन्होंने, उदय कुमार ने, ठीक है, जो 2010 में बनाया था। उससे पहले इसको आरएस के नाम से जानते थे। नेक्स्ट मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स क्वाइंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है केवल जो सिक्के और 1 रुपये का नोट बनाती है, और इसके ऊपर साइन, जो 1 रुपये का नोट है उसके ऊपर साइन कौन करता है, हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी। बाकी 1 रुपये से ऊपर यानी 2 का भी होता है, 5 का भी होता है, 10 का भी होता है, 20 का, 50 का, 100 का नोट, 500 का और 2000 का नोट कौन बनाता है, हमारी आरबीआई। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ये जो BRBNMPL है, ठीक है, ये बनाती है। और इसके ऊपर कौन करता है साइन, गवर्नर, ठीक है। और आरबीआई के पास जो एक्ट था, मैंने बताया था आरबीआई एक्ट 1934, उसके उसके अंदर लिखा गया था कि जो आरबीआई नोट बना सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का नोट बना सकती है, उससे ज़्यादा यानी 10,000 रुपये का नोट आ सकता है, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। और वो कौन कर सकता है, आरबीआई, ठीक है। और लेकिन जो और सिक्का है वो 1,000 रुपये तक का सिक्का आ सकता है। जो लोहे के सिक्के हमारे पास 1, 2, 5, 10 रुपये का है, जो ये कौन है, ये 1,000 रुपये तक का बन सकता है, ठीक है। और इसके एक क्वाइनेज एक्ट हुआ था 2011 के अंदर, इसके तहत ये बात बताई गई है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल याद रखना होशंगाबाद में है, मध्य प्रदेश में। लेकिन जो 2000 और 500 के नोट के बारे में जो बात है, ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी न किसी अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। 2000 का जो नोट है उसका कलर क्या होता है, मैजेंटा, और 500 का कलर का 500 के नोट का कलर क्या होता है, स्टोन ग्रे। यानी मैजेंटा किसका बनता है, रेड प्लस पर्पल का। जो लोग ड्राइंग में इंटरेस्टेड है उनको पता होगा रेड प्लस पर्पल किसका होता है, मैजेंटा का। और 2000 को नोट छापने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो 3.54 यानी 3 रुपये 54 पैसे रुपये कॉस्ट लगती है। और 500 रुपये को नोट को छापने के लिए 3 रुपये 05 पैसा कॉस्ट लगती है, ठीक है। और इसका साइज भी बहुत बार पूछा गया है। साइज 2000 का 166 गुणा 66 एम, यानी 166 लंबाई और 66 चौड़ाई। और 500 के नोट की जो लंबाई है 150 गुणा 66 mm, 150 लंबाई 66 चौड़ाई। और लैंग्वेज जो है 15 लिखी गई। इसके जो नोट के पीछे देखना, आप लोग खुद भी देख सकते हो, इसके पीछे 15 लैंग्वेज लिखी है। लेकिन टोटल यानी हिंदी और इंग्लिश को भी मिला के, आगे पीछे मिला के, ये कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया क्वेश्चन। तो टोटल 17 लैंग्वेज है, लेकिन इसके पीछे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 15 लिखी गई है, ठीक है। और इसके पिक्चर जो है, इसके 2000 नोट के पीछे मंगलयान की है और 500 के पीछे रेड फोर्ट की है। और ब्लीड लाइन होती है इसके बीच में, आपने नोटिस किया होगा, इसके अंदर बीच में लाइन होती है। 2000 के पीछे 7 होती है और 500 के पीछे, 500 के पीछे नहीं, 500 के जो नोट है इनके बीच में क्या होता है, 5 लाइन होती है, ब्लीड लाइन बोलते हैं उनके। और आप लोगों को हैरानी होगी ये जानकर कि जो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट का जो कॉस्ट था वो 5 करोड़ रुपए था, ठीक है। कितना था, 5 करोड़ रुपए। ओके दोस्तों, ये सब आरबीआई के बारे में था। कितना भी बड़ा एग्जाम हो जाए, इससे आगे अगर क्वेश्चन आ जाए, कोई शायद ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं आरबीआई को पूरा कवर करा चुका हूँ। करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने वादा किया था कि आरबीआई को आपको मैं कवर कराऊंगा, तो आरबीआई आपका कंप्लीट है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू दोस्तों। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। थैंक यू, बाय बाय।